आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। तो जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सिटीजनशिप के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, नेशनैलिटीज़ के ऊपर हम सीरीज़ बनाना शुरू करेंगे, डिटेल्स देना शुरू करेंगे इस चैनल पे। आई एम श्योर हर कंट्री की वीज़ा की वीडियो ऑलरेडी है जो आप लोगों ने देखी होगी। वीज़ा के चांसेस को बढ़ाना किस तरीके से अश्योर करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, स्मार्ट फाइलिंग, सब कुछ आपको पता ही होगा। तो अगर आप वर्क वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके यूज़ में आएगी, काफ़ी हेल्पफुल आएगी। वर्क वीज़ा लगवाने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। कोई आपको बोलेगा ना सिर्फ यही तरीका होता है, ऐसा नहीं होता, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। वर्क वीज़ा हमने इसमें फ्रांस की डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ। हमने इसमें फ्रांस इसलिए चूज़ किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स फ्रांस की हमें देखने को मिलती है, जो आप लोगों के कमेंट्स में और ईमेल्स में हमें दिखती है कि आप लोग फ्रांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कि फ्रांस में जाना चाहते हैं, कि फ्रांस की वर्क वीज़ा डिटेल्स आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ कि आप इसे खुद भी कैसे कर सकते हैं। एजेंट से कराएंगे तो वो प्रोसेस भी बहुत आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एजेंट का होना काफ़ी चीज़ों को ईजी बना देता है। लेकिन अगर आप अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे पास टाइम है लेकिन मैंने लगाना तो खुद ही है, या फिर मैं अभी लगा के देखना चाहता हूँ, नहीं हुआ तो एजेंट तो है ही, अगर आपकी कुछ ऐसी विचारधारा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले आपको वर्क वीज़ा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आई एम श्योर हर एक को पता है। वर्क वीज़ा यानी वो वीज़ा जो आपको वहां पे काम करने का एक लाइसेंस देता है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल देता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलना, आप इसको उस सेंस में देखिए कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और आप अपनी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं। यानी आप कहते हैं कि मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई दुकान है, मेरी कोई फैक्ट्री है, यहां तक कि मेरा घर है और मैंने किसी मेड को रखना है। तो आप क्या क्या क्वालिफिकेशन देखोगे कि उसको सारा काम करना आता ही नहीं आता है, पहली चीज। उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, यार वो क्रिमिनल तो नहीं है, कोई नेगेटिव माइंड का तो नहीं है। तीसरा, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, राइट। चौथा, उसको सैलरी क्या लेगा, सुटेबल है कि नहीं है, राइट। ये सारे फैक्टर्स आते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। वर्क वीजा में भी यही फैक्टर्स होते हैं, सीरियसली। लेकिन स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, हर चीज में स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। अगर आप वर्क वीजा की बात करेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड अलग है। हम अपने घर में किसी मेड को रखते हैं, उसका स्टैंडर्ड अलग है। हम अपनी दुकान में किसी को हायर करते हैं, उसका स्टैंडर्ड अलग है। हम किसी कंपनी के लिए हायर करते हैं, उसका स्टैंडर्ड अलग है। कहने की बात यह है, स्टैंडर्ड में चेंज आता है लेकिन रिक्वायरमेंट्स वही है, मोर और लेस। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये बेसिकली इसके पीछे कैलकुलेशन क्या है। बहुत हवा बना रखा है इसका, ये है वो है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसान होता है। हाँ, इसमें दो तीन चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जहां पे एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअल में कोई भी कंपनी या किसी कंसल्टेंट की आप हेल्प लेते हैं, किसी एजेंट की हेल्प लेते हैं, उनके पास भी पूरी पावर नहीं होती। जैसे वो उनकी पावर क्या है, वो आपकी बहुत अच्छी फाइलिंग बना के एम्बेसी में डिपॉजिट करा सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। एम्बेसी से अप्रूवल आने में महीनों लग जाते हैं, वहां पे उनका फॉल्ट नहीं होता। हम वर्क वीजा नहीं करते, मैं आपको पहले ही बता दूं, इससे पहले आप हमें कॉन्टैक्ट करना शुरू करें वर्क वीजा के लिए। हम वर्क वीजा नहीं करते। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है ताकि आप खुद कर सकें, क्योंकि आप लोगों की ऑब्वियसली मेरे पास सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आती है, तो ये उस चीज के लिए है। पहली चीज, आपके पास जॉब होनी चाहिए, यानी आपके पास कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट ऑफ जॉब सिलेक्शन होना चाहिए कि आपकी जॉब लग चुकी है, कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर आ चुका और आपने साइन कर दिया है। वो चीज होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एक कंफर्म्ड ऑफर लेटर है तो ये पहला पड़ाव हो जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, राइट। अब इस फर्स्ट स्टेप को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं कि जॉब होनी तो चाहिए लेकिन जॉब मिलेगी कैसे। यहां पर कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ सकती है, राइट। वो आपके लिए, देखिए, वो आपके लिए जॉब वगैरह ढूंढते हैं, हर जगह अप्लाई करते हैं, एमओयू साइन होते हैं बाहर के एजेंट्स के साथ। वो उधर बताते हैं ये इतनी ही सैलरी है, वो आप तक इन्फॉर्म करते हैं, आप इंटरेस्ट शो करते हैं, आपकी प्रोफाइल भेजते हैं, वो इंटरव्यू सेलेक्ट होता है, आप इंटरव्यू पास आउट करते हैं और आपका जॉब लग जाता है। ये हो गया जब आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, उसकी वो अपनी फीस लेता है ऑब्वियसली। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद करूं तो इसके लिए फिर सबसे बड़ी हेल्प आपकी कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट। आपको इंटरनेट से जो आपकी फील्ड की जॉब है वो पता लगाना होगा। अगर आप मुझसे लिंक्स पूछें कि ऐसी कौन से लिंक्स हैं जहां पे जॉब्स का पता लगता है, तो किसी की बातें मत आइए, कोई ऐसे लिंक्स, कंफर्म लिंक्स नहीं होते हैं। जॉब्स के पोर्टल्स होते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को इंडिया में काम करना है तो कितने सारे पोर्टल्स हैं,
मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे। काफी सारे पोर्टल्स हैं जहां पर आप अपने रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही हर कंट्री में होता है, फ्रांस में भी होएगा। आपने जॉब कौन सी, अब यहाँ पे पॉइंट आया था कि जॉब कौन सी होएगी। काफी सारे लोग आपको ये कहेंगे कि स्टार्टिंग में जो भी जॉब मिले उसमें अप्लाई कर दो, यानी जो भी मिले उसे ले लो, ताकि वहां पहले पैर जमा लें और उसके बाद फिर अपने कैरियर के बारे में सोचे जब वहां पे 2-4 महीने हो जाएं। प्रैक्टिकली तो काफी अच्छी एडवाइस है, ये गलत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में कहूंगा एकदम से इसको करने की क्या जरूरत है। स्टार्टिंग में आप वो जॉब अप्लाई करें ना जिसका आपके पास एक्सपीरियंस और एजुकेशन है। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, चाहे होटल इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, या एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री है, या एंटरटेनमेंट सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, आईटी सेक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर्स हैं, दुनिया भर के जॉब्स हैं। आपका जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन है बैकअप के लिए, वो वाली जॉब्स पहले अप्लाई करने की होती हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जो इंडियन फॉर्मेट से बने हुए बायोडाटा या रिज्यूमे वो सेंड कर देते हैं। वही जो घिसे पिटे 50 साल से चलते आ रहे हैं बायोडाटा, ऑब्जेक्टिव और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव में भी लंबा चौड़ा लिख देंगे, पता ही नहीं होता क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन और ये वो एक्सपीरियंस, राइट। और अपनी फोटो लगा देंगे कोट पैंट में, एकदम भूत सा चेहरा बना के, डरे हुए। नहीं, क्या जरूरत है, आप थोड़ा पॉजिटिव चेहरा बनाइए ना। आप उनको डरा क्यों रहे हो? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बनाइए। फोटो हो तो स्माइल के साथ हो, हल्की सी स्माइल रखें। हाँ, आपने टाई लगाइए, कोट लगाइए, इट्स ओके, आपकी मर्जी है, लेकिन स्माइल होनी मैंडेटरी है। बॉडी लैंग्वेज मैं बहुत सीरियसली लेता हूं इस चीज को, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीजें जब मैं ट्रैवल करता हूं तो फेस करता हूं, तो मुझे पता है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिवली यूज करिए, ब्लफ मत मारिए, ब्लफ भी पकड़ा जाता है, राइट। तो स्माइल हो जो हल्की सी आपकी पर्सनालिटी को प्लीज करे, पहली चीज। बायोडाटा बना हुआ हो जो फ्रेंच स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो, ऐसे ही नहीं कुछ भी आपने बना लिया, दूसरी चीज। थर्ड, अप्लाई करें वहां पे जहां जहां आपको जॉब मिलती है, अप्लाई करें। एक इंग्लिश कॉपी साथ में एक फ्रेंच कॉपी। 99% लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, या तो खाली इंग्लिश कॉपी भेज देंगे या खाली फ्रेंच कॉपी भेज देंगे। और अब पैसा बचाने में इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि गूगल ट्रांसलेट से पूरा रिज्यूमे ट्रांसलेट करके एज इट इज भेज देते हैं। जब आप ट्रांसलेट करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो किसी फ्रेंच जिसको आती है, या तो उसे क्रॉस चेक कराएं, या फिर एक तरीका बता देता हूं, जब आप फ्रेंच में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो वापस उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए कोई मतलब तो नहीं चेंज हुआ। आमतौर पे आजकल सॉफ्टवेयर इतने एडवांस है कि मतलब नहीं चेंज होता है। इसलिए दोनों इंग्लिश और फ्रेंच कॉपी साथ में भेजें। फोटोग्राफ्स अपनी लगाएं, साथ में डॉक्यूमेंटेशन अपने जहां जहां आपने आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो जो मिला हुआ है, वो सारी चीजें साथ में अटैच करें। उनकी एक फ्रेंच कॉपी भी अटैच करें और साथ में अप्लाई करें। इसमें क्योंकि आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं, किसी एजेंट की हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगेगा। प्रॉपर फॉलोअप लें, ईमेल से हो सके तो कॉल भी करें उनके टाइमिंग के अनुसार, ठीक है। उनके टाइमिंग के अनुसार उनसे कॉल करके पूछे कि मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया था। अगर लक ने साथ दिया तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, ठीक है। 2 बार इंटरव्यू होते हैं पूरे वर्क वीजा में, एक तो कंपनी आपकी इंटरव्यू लेती है तब, और एक जब एम्बेसी इंटरव्यू लेती है तब। 2 बार इंटरव्यू होंगे आपके। तो जब आपका इंटरव्यू होता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। बिल्कुल भी बहुत रिलैक्स होके अपना बताइए वहां पे आराम से। जितनी भी आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, देखिए बिल्कुल इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर दिक्कत है आपको। फ्रेंच भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, आई एम नॉट श्योर फिर आपको जॉब कोई देगा। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। और इंटरव्यू देते वक्त आ उ आ ऐसे वर्ड्स यूज ना करें, बिल्कुल फ्लो में इंटरव्यू दें। पूछे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशंस? मैम आई एम अ ग्रेजुएट इन दिस फील्ड, दिस इज माय सर्टिफिकेट फॉर योर रेफरेंस। And where have you worked? I have worked in that company in this year. I have worked in that company. I'm working in this company this year, this year, this year. ऐसे करके, and these are my documents to support my claim. बस that's it. उसको पसंद आया, वो आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे या फिर अपॉइंट कर देंगे। काफी आपने सुना होगा कि सीधा शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, या आपने सुना होगा सीधा अपॉइंट भी कर देते हैं। काफी केसेस में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ही होती है, लेकिन काफी सारे केसेस में शॉर्टलिस्ट भी किया जाता है। जहां पर कहीं हल्की फुल्की कमी रह जाती है ना, वहां पे वो ऑफिसर आपको कहेगी कि मैं आपको शॉर्टलिस्ट कर रही हूं, आई एम शॉर्टलिस्टिंग यू एंड विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो 2-3 दिन का टाइम दीजिए। ये नहीं कि उसने सुबह बोला और शाम को ईमेल कर दिया, आपने कॉल कर दिया। 2-3 दिन का टाइम दीजिए, फिर फॉलोअप दीजिए, राइट। तो ये तो था जॉब लेने का प्रोसेस, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, जब आपकी जॉब कंफर्म हो गई तो वो आपको एक ऑफर लेटर भेजेंगे। ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़िए। ऑफर लेटर को, आप जॉब लगी, ऑफर लेटर आ गया, खुश होने की जरूरत नहीं है। ऑफर लेटर को पहले पढ़िए, टर्म्स एंड कंडीशंस को। बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं उसमें,
पहले देखिए वो कितने दिनों के लिए बुला रहे हैं, क्या सैलरी दे रहे हैं, जो सैलरी दे रहे हैं क्या उसमें आपके वहाँ रहने खाने पीने का खर्चा है कि नहीं है, बोर्डिंग और लॉजिंग अलग से तो नहीं है, टैक्सेस वगैरह इंक्लूड है या एक्स्ट्रा पे करने हैं, वो सारी चीजें आपको खुद कैलकुलेट करनी होगी, राइट। इस चीज का ध्यान रखें। अब स्टेप नंबर 2 भी हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, यानी आपका एग्रीमेंट बन गया उस कंपनी के साथ, ऑफर लेटर भी आ गया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट काम हो गया। अगर जैसे कि मैं बता रहा था अभी कि आप अगर अकेले लगवाते हैं तो यहां पे मैं आपको एक टिप दे देता हूं छोटी सी। आप देखेंगे वर्क इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है फ्रांस में, वर्क इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, फ्रेंच में उसका कुछ और नाम होता है, एग्जैक्टली आई कैन नॉट से। तो वहां से अगर आप अप्रूवल ले लेते हैं अपनी फाइलिंग का तो आपके वीजा लगने के चांसेस दिल्ली में बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई केसेस में तो इंटरव्यू भी नहीं होते, राइट। तो वर्क इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में आप अपना जो एग्रीमेंट है, जो ऑफर लेटर है, एग्रीमेंट है, वो भेजिए उस ऑफिसर के पास। वो ऑफिसर जो है, आप जिस भी कंपनी के थ्रू अप्लाई हुआ है, आपको जॉब मिली है, उस कंपनी से क्रॉस चेकिंग करेगा कि आपने किसी फ्रेंच नेशनल को जॉब ना दे करके किसी एलियन को, देखिए एलियन वो नहीं, दूसरे ग्रह वाले नहीं, एलियन का मतलब होता है फॉरेनर्स, ठीक है, किसी एलियन को जॉब दी है तो उसका रीजनिंग बताइए क्यों आपको यहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिल रहा था। ये एक फॉर्मेलिटी सी होती है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यहां पर एजेंट काम आते हैं। एजेंट जो होते हैं आपकी फाइलिंग इस तरीके से बनाते हैं, प्रोफाइलिंग इस तरीके से करते हैं, आमतौर पे यहां पर अप्रूवल मिल जाता है अगर सारी चीजें आइडियल हों तो। अगर आपको डाउट है कि शायद मैं ना कर पाऊं या मुश्किल है, तो अगर कोई भी आपका रिलेटिव है यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। यहां पे आपके कॉन्टैक्ट्स जो यूरोप के अंदर हो, फ्रांस के अंदर हो, पेरिस के अंदर हो, वो बड़े यूजफुल आएंगे। अपनी प्रोफाइल उनको भेजिए और वो आपकी प्रोफाइल जो है फॉर्म वगैरह फिल करके सबमिट करा देंगे, ठीक है। यहां पे अगर आपको अप्रूवल मिल गया ना, तो वो अप्रूवल लेटर प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, उसके अलावा आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, वर्क वीजा फॉर्म, प्लस आपकी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट जहां जहां आपने जॉब किया है वो, पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट, और साथ में आपकी मेडिकल की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया मेडिकल भी आ सकता है जिसमें कोविड की डिटेल भी मांगी जा सकती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में जो आपका एग्रीमेंट आया, वो जो वहां से वर्क डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिला है, वो सारे के सारे आप यहाँ पे फ्रांस एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर वेट करें आपको कब वो कॉल पे इंटरव्यू पे बुलाते हैं। बस 80% आपको इंटरव्यू पे नहीं बुलाया जाएगा, इनफैक्ट 90% आपको इंटरव्यू पे नहीं बुलाया जाएगा, सीधा आपको वीजा ही मिलेगा। 10% आप इंटरव्यू बुला सकते हैं, और वीजा इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपने वहां पे इंटरव्यू दिए थे। सिंपल सा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको आंसर दीजिए, दैट्स इट। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसको बढ़ा चढ़ा के मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मैंने इसमें यूज नहीं किए। आप देखिएगा किसी से बात करेंगे ना तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बीच में आते हैं। मोर और लेस सिस्टम यही होता है, फॉर्मेट यही होता है। अगर आप किसी एजेंट से भी कराते हैं ना तो 99% उन्होंने भी यही चीज करनी होती है। वहां पर वो अब इतनी सारी बीच में आ गई, आपकी फाइलिंग तैयार करना, यहाँ पे अप्लाई करना, वहां पर आपकी जॉब ढूंढना, प्लस वहां पे आपका इंटरव्यू अरेंज कराना, उसमें पासिंग में हेल्प करना, राइट। ये फिर एजेंट करता है जो आपको मैंने अभी बताए हैं। उसमें आपका सारा हेडेक वो ले लेता है, ऑब्वियसली उसकी वो फीस चार्ज करता है। लेकिन जैसा कि अभी अब लॉकडाउन है, सब मंदी में है, और आप सोचते हैं कि पहले मैं खुद अप्लाई कर लूं, नहीं हो पाया तो फिर एजेंट के पास जाऊंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं जो आपको आने वाले टाइम में मैं बताता रहूंगा। अब ये वीडियो मेरे को शॉर्ट रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करेगा मुझे अपलोड करने के लिए, जैसा लास्ट टाइम हुआ था। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।